हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो देखिए, मई 14 का तारीख के संडे का दिन है और डबल हेडर, जैसा कि आपको पता है कि हर संडे और सैटरडे को डबल हेडर देखने को मिलता है। तो कल भी 2 मैचेस हुए थे, उसके ऊपर थोड़ी देर पे आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे जो 2 आज के मैचेस होने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको उसके ऊपर बता दूंगा, क्योंकि 2 बड़े मैचेस होने हैं। एक तो राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये रॉयल बैटल होना है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और एक तरीके से कहेंगे कि वर्चुअल नॉकआउट मैच है, क्योंकि दोनों ही जो टीमें हैं, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दोनों मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहुंच सकते हैं 16 पॉइंट्स पे। लेकिन जो भी टीम आज मैच हारेगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 तक पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। और 14 पे इस बार मुश्किल ही है, आप तरीके से देखोगे कि क्वालिफिकेशन होगा। मतलब हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि आखिर की एक टीम जो कि वो 14 पे चली जाए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक टीम 16 पे पहुंच चुकी है, गुजरात टाइटंस। चेन्नई भी 15 पे पहुंच चुकी है। मुंबई और लखनऊ अभी जो तीसरे चौथे पायदान पे, उनमें आपस में मैच है, और जो भी वहाँ पे जीतेगा एटलीस्ट वो 14 का पॉइंट क्रॉस करके 15 या 16 तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे में एक ही स्लॉट ओपन रह सकता है 14 पॉइंट्स में, लेकिन वहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए आप देखोगे कि दोनों ही टीमें एक तरीके से चाहेंगे कि आज ये मैच जीत के एक तरीके से अपने चांसेस को और बढ़ा दिया जाए, ताकि 16 पॉइंट्स तक जा सके। हालांकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई एक टीम 16 पॉइंट पे भी बाहर हो सकती है, एक नहीं 2 टीमें बाहर हो सकती है 16 पॉइंट्स पे। मतलब पॉइंट्स टेबल ऐसा है, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एक तरीके से फाइट हो रहा है। तो उसमें अगर आप अपने हिसाब से गणित पे बिठाओगे ना, तो शायद आप ये देखोगे कि हो सकता है कि एक टीम 16 पे बाहर हो सकता है। इनफैक्ट एक टीम हो सकता है कि 14 पे भी क्वालिफाई कर जाए। हालांकि दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं होगी कि 16 पे बाहर हो जाए, 14 पे इंटर कर जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अलग अलग सिनेरियो में आप ये देख सकते हो कि 16 पॉइंट पे भी एक हो सकता है एक टीम बाहर हो जाए नेट रन रेट की वजह से, और एक टीम 14 पॉइंट पे बेहतर नेट रन रेट होने के कारण हो सकता है कि वो क्वालिफाई भी कर जाए। तो ये तो खैर बात की बात है। और आई गेस कि शायद आपको वो जो आखिरी दिन है जहाँ पे 2 मैचेस होंगे, वहाँ पे हो सकता है आपको पता लगे, या उससे पहले दिन सैटरडे को पता लगे, क्योंकि एक हफ्ता ऑलमोस्ट रह गया है इसके बाद लीग स्टेज में। लेकिन जैसा कि कहा है कि बहुत बड़ा मैच होगा और दोनों ही टीमों के ऊपर प्रेशर होगा। राजस्थान नीड्स 2 विन्स इन 2 गेम्स, जबकि आरसीबी को 3 में से 3 जीत चाहिए। लेकिन दिक्कत हो गई है उनमें कि आपस में एक मैच उनको खेलना है। तो देखते हैं, दोपहर का मैच है और फिर रात को मैच है चेन्नई और कोलकाता का, एक और बड़ा मैच। कोलकाता जैसे कि आप देखो कि थोड़ा सा उनका एक तरह से आउटसाइड चांस है 14 पॉइंट्स के ऊपर। उस वजह से उनको नॉट जस्ट कि दोनों मैचेस जीतने हैं, बल्कि बड़े मार्जिन से भी जीतने हैं, ताकि नेट रन रेट को भी फ़ायदा हो। उनके लिए यही कहेंगे, नथिंग टू लूज़, आई थिंक एवरीथिंग टू गेन। क्योंकि अगर 2 मैच जीत गए और 2 बड़े मार्जिन से मैच जीते, एक आज वाला चेन्नई वाला मैच और फिर एक लखनऊ के अगेंस्ट सैटरडे को मैच है, अगर दोनों मैचेस जीतते हैं बड़े मार्जिन पे, और फिर रिजल्ट उस हिसाब से आती है कि 14 पे क्वालिफिकेशन पॉसिबल हो सकता है, तो फिर नेट रन रेट के आधार पे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन चेन्नई के लिए जो चीज़ है ये कि उनको एक मैच और जीतना है। अगर आज जीते तो फर्स्ट टीम बनेंगे क्वालिफाई करने में आईपीएल 2023 में। दिल्ली कैपिटल्स अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट टीम बनी है जो कि बाहर हो गई आईपीएल 2023 में। अब वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। कल जो मैच हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, वो हार गए थे और उस वजह से वो बाहर हो चुके हैं आईपीएल 2023 में से। लेकिन सीएसके अगर आज कोलकाता के खिलाफ अपने घर पे जीत गए तो वो फर्स्ट टीम बनेगी जो 2023 का आईपीएल इस सीज़न में प्लेऑफ में एंट्री करेंगे। तो खैर देखते हैं दोनों ही मैचेस किस तरह से होते हैं। बाकी कल भी जो 2 मैचेस हुए थे उसमें से फर्स्ट मैच के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरे मैच की दिल्ली और पंजाब जो मैच हुआ, ऑब्वियसली इसमें दिल्ली बाहर हुई है और पंजाब ने कैसे अपना होप्स जो कि वो अलाइव रखा है, उसके बारे में एक और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में लखनऊ और हैदराबाद के मैच के बारे में बात करेंगे। अगेन वो मैच भी आप एक तरीके से देखो वर्चुअल नॉकआउट टाइप का ही था, हाँ, खास करके हैदराबाद के लिए, क्योंकि लखनऊ का क्या है कि एक उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया है बरसात की वजह से। उस वजह से आप देखो कि वो एक पॉइंट उनके लिए फ़ायदा कर रहा है। वो एक्चुअली 16 पे नहीं बल्कि 17 पे ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वैसे में वही था कि अगर कल जीत जाते तो उनके लिए आसान होता और मतलब आगे की रहा। लेकिन अगर कल भी हारते तब भी शायद वो उनके लिए मौका बना रहता, क्योंकि 15 तक पहुँच सकते थे। लेकिन हैदराबाद के लिए कल का मैच डू और डाई था। अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं। एक समय लग रहा था कि जीत गए हैं मैच, लेकिन जीता मैच हारे हैं। और उसी वजह से आप देखो वो टीम भी उसी रेस में आ गई है जिस रेस में एक तरीके से कोलकाता है कि 14 तक मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। तो अब उनके लिए अब वही है कि अपने हाथ में खेल नहीं है,
अब रिज़ल्ट जो भी है उस पर डिपेंडेंट, मतलब बाकियों के रिज़ल्ट पे डिपेंडेंट करेगा। और साथ ही जो बचे हुए मैचेस है उसमें से उनको, मतलब तीनों के तीनों मैचेस है शायद उनको जीतना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैच की बात करें तो हैदराबाद के होम कंडीशन में मैच था, मतलब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच था। लखनऊ को होस्ट कर रही थी एक तरीके से एलएसजी। तो उसमें अगर आप देखो एक ठीक ठाक मैच हुआ है। तो अगर आप देखो पहले बैटिंग कर रही थी सनराइज़ हैदराबाद, और उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया था। 182 किए थे 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर खेल के। वहाँ पर अगर आप देखो तो अगेन देखो उनकी स्टार्ट उस हिसाब से अच्छी नहीं रही थी। अभिषेक शर्मा और अनमोलप्रीत सिंह से ओपन करा रहे हैं, मयंक अग्रवाल को ड्रॉप कर दिया है। अनमोलप्रीत सिंह ने अच्छा बैटिंग किया, लेकिन अभिषेक जल्दी आउट हो गए सिर्फ 7 रन बना के 5 बॉलों में। बट अनमोलप्रीत सिंह खड़े हुए और उन्होंने 27 बॉल में 36 किए हैं, तो अच्छी पारी थी जब तक खेल रहे थे। उसके बाद आप देखो कि किसी ने बड़ी पारी ज़रूर नहीं खेला है, लेकिन छोटे छोटे इम्पैक्टफुल नॉक्स आए हैं। त्रिपाठी ने 20 किए हैं 13 पे 20 बॉलों में 28 से कप्तान एडन मार्करम के। हेनरिक क्लासन 29 पे 47 है, तो उन्होंने भी बढ़िया बैटिंग किया था। ग्लेन फिलिप्स जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी वो पहली बॉल पे आउट हो गए हैं 0 पे। लेकिन अंत में आप देखो अब्दुल समद ने 25 बॉल में 37 रन किए हैं और 4 बड़े बड़े छक्के मारे हैं, और उसी बदौलत देखो कि थोड़ा सा अच्छे टोटल तक पहुंच गए। हालांकि बीच में कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो गई थी, और अगेन जो लखनऊ के साथ अभी इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है कि एक नो बॉल को लेके, जो कि लग रहा था कि क्लियर नो बॉल है, उसको थर्ड एम्पायर ने नहीं दिया कि वो नो बॉल नहीं है। हैदराबाद जब बैटिंग कर रही थी, और उसी को लेके थोड़ा सा फैंस के अंदर भी थोड़ा सा एक तरीके से कहेंगे कि थोड़ा सा आक्रोश का एक तरह से माहौल था। और कुछ उन्होंने वहाँ पे जो करनी नहीं चाहिए थी चीज़ें, कि लखनऊ के डगआउट के ऊपर और उनके कुछ प्लेयर के ऊपर वो कुछ नट बोल्ट्स होंगे वो फेंके थे। और उसके बाद अब देखो मैच थोड़ी देर के रुका भी था, तो वो कभी भी सही चीज़ नहीं है। मतलब ठीक है, अगर आप मतलब अंपायर कुछ गलत डिसीजन दे रहा है या कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ आप मतलब एज ए फैन अगर देखो आपको बुरा ज़रूर लगेगा, बट वो चीज़ मतलब नट बोल्ट फेंकना या किसी भी चीज़ों को फेंकना प्लेयर के ऊपर, उनके डगआउट के ऊपर, वो चीज़ सही नहीं है। नट जस्ट कि वहाँ पे उस मोमेंट पे आप देखो कि सिर्फ खेल रुका, बल्कि एक मोमेंटम लग रहा था हैदराबाद के तरफ जाता हुआ, वो भी रुक गया। तो वो चीज़ सही नहीं है। और कल भी हमने देखा कि फैंस का क्या है, मतलब वो तो इन्जॉय करते हैं मैच। देखो कल भी मैच था लखनऊ और हैदराबाद का, लेकिन जो हैदराबाद के फैंस है, लोकल फैंस, वो विराट कोहली का नाम एक तरह से चैंट कर रहे थे, कोहली कोहली। तो वो समझ सकते हो कि आप क्यों कर रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में आप देखो रिसेंटली लखनऊ और आरसीबी के बीच जो हाल रहा है उस वजह से। लेकिन ठीक है, चैंट तक ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें फेंकना प्लेयरों को, मतलब किसी को लग सकती है, इंजरी हो सकती है, वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। तो खैर वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन बाद में आप देखो कि वो अच्छा फिनिश हुआ। अगर लखनऊ की बॉलिंग की बात करें, लेकिन उनके नॉर्मल जो कप्तान है केएल राहुल, वो भी नहीं खेल रहे हैं, तो कृणाल पंड्या गेम चला रहे हैं और ठीक ठाक चला रहे हैं। आज भी देखो बॉलिंग उतनी ख़राब नहीं हुई थी। अब देखो कि बहुत से ऑप्शन है इनके पास, उस सभी को एक तरीके से वो एक तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो युद्धवीर सिंह जो यंग इंडियन पेसर है, उन्होंने 3 ओवर किए हैं, 24 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है, तो अच्छी बॉलिंग की है। काइल मेज को 1 ओवर के लिए लाए थे, इसमें उनको 11 रन पड़े हैं। खुद कृणाल पंड्या ने 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट लिए हैं, और 2 विकेट वो मतलब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए ड्रीम डिलीवरीज थी। जो उनका बॉल था ऑलमोस्ट आप देखो कि लेग स्टंप कहेंगे, या वहाँ से भी देखो चौथे स्टंप से स्टैंड करके उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। एक तो मार्करम को स्टंपिंग कराया, और एक अगली बॉल पे ग्लेन फिलिप्स शायद बोल्ड हुए थे, तो 2 बॉलों में 2 विकेट लिए थे, और दोनों ही अनप्लेएबल बॉल थे कृणाल पंड्या से। एक समय पर हैट्रिक पे थे, तो 2 क्रूशियल विकेट वहाँ पे उन्होंने लिए थे, तो उनका भी स्पेल बढ़िया रहा है। आवेश खान 2 ओवर में 30 रन पड़े हैं, 1 विकेट लिया है, थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन 1 विकेट लिया है। यश ठाकुर अगेन एक यंग इंडियन पेसर, 4 ओवर में 28 रन देके 1 आउट किया है, तो उन्होंने भी बढ़िया स्पेल डाला है। मिश्रा जी को 4 में 40 पड़े हैं, 1 विकेट उन्होंने भी लिया है। और रवि बिश्नोई से सिर्फ और सिर्फ 2 ही ओवर करवाया है, 23 रन उनको पड़े हैं। थोड़ा सा उनका पिटाई हो गया था, बाद में उनसे बॉलिंग नहीं कराई। ठीक है, मतलब कह सकते हो थोड़ा सा इंस्ट्रक्टिव कॉल था, बट शायद आप अपने गेंदबाज को बैक करते, रवि बिश्नोई जैसा क्वालिटी स्पिनर है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल आप देखोगे कि जो स्कोर रहा, ये कोई ऐसा टोटल नहीं है जो कि चेस बिल्कुल नहीं हो सकता, या फिर ऐसा भी टोटल नहीं है कि बिल्कुल आप स्कोर पे पीछे हो जाओ। तो एक आप कहेंगे कि जो पार स्कोर होता है पिच के हिसाब से, उसी हिसाब से था। और क्योंकि जो हमने देखी कृणाल पंड्या की बॉल जिस तरह से टर्न कर रही थी, तो उस हिसाब से तो हैदराबाद डेफिनेटली गेम पे था।
और देखो जब रन चेस की बारी आई है तो लखनऊ के पास अब देखो केएल राहुल नहीं है, लेकिन क्विंटन डिकॉक आ चुके हैं टीम में और अच्छे फॉर्म के साथ आए हैं। लेकिन लखनऊ जब भी बैटिंग करता है थोड़ा सा डर रहता है कि ये कहीं मतलब सेल्फ गोल ना कर दे, मतलब ऐसा होता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में ना आ जाए और वही जो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करते रहते हैं उसको कोई एक तरीके से फिर से वो रेप्लिकेट ना कर दे और उससे मैच फंस जाता है। लेकिन आज उन्होंने कुछ वैसा नहीं किया, हालांकि स्टार्ट बहुत ही ख़राब हुई थी और बहुत ही धीमा खेल रहे थे। काइल मेयर्स जो कि जाने जाते हैं पावर हिटिंग के लिए, थोड़ा सा तेज़ रन बनाने के लिए, 14 बॉलों में 2 रन है। मतलब टेस्ट के ज़माने में भी ऐसा, मतलब टेस्ट मैचेस में भी ऐसा कोई नॉक नहीं खेलता है और 14 का उनका स्ट्राइक रेट था, तो बहुत ही ख़राब पारी और वो आउट भी हुए। ग्लेन फिलिप्स जो पार्ट टाइम बॉल डालते हैं उनसे आउट हुए। डिकॉक जब तक खड़े रहे तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, 19 बॉल में 29 रन। बाकी प्रेरक मंकड़ जो डोमेस्टिक के ऑलराउंडर है इंडिया के, उन्होंने बढ़िया बैटिंग किया है, उनको नंबर 3 पे भेजा गया था। तीसरा ही उनका मैच है और उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली, नॉटआउट 64 रन की 45 बॉलों में, 7 चौके और 2 छक्के मारे हैं और क्या कमाल की पारी खेली है। तो दीपक हुड्डा को यहाँ पे जगह नहीं मिली थी, उनके जगह पे हमने बीच में भी देखा कि कभी मनन बोरा खेल रहे हैं, कभी करण शर्मा खेल रहे हैं। शायद चेन्नई वाला मैच था जो बरसात में वजह से ड्रॉ हो गया था, उस मैच में आए थे। बट प्रेरक मंकड़ का स्टार स्टिक किया और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया है। नंबर 4 पे स्टोइनिस को भेजा है, 25 बॉल में 40 रन है। इनिशियली वो भी बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे थे, लेकिन आई थिंक एक ओवर में अभी आऊँगा उस बॉलिंग के ऊपर, हैदराबाद के ऊपर, कैप्टनसी के ऊपर। बट एक ओवर था जिसमें स्टोइनिस ने 2 छक्के मारे, फिर पूरन ने आके भी 3 छक्के मारे। अभिषेक शर्मा का विकेट था, हालांकि स्टोइनिस उस ओवर में आउट ज़रूर हुए थे, लेकिन उस ओवर में शायद 31 रन आए थे और पूरा का पूरा मैच जो कि वो शिफ्ट हो गया था। वहीं पे देखो जो सबसे इम्पैक्टफुल और सबसे मेन पारी खेली है वो रहे निकोलस पूरन। 13 बॉलों में 338 के स्ट्राइक रेट से 44 रन किए हैं, 3 चौके और 4 छक्के मारे हैं और मैच डिफाइनिंग नॉक था। एक वक्त पे लखनऊ बैटिंग से ज़रूर कर रहे थे लेकिन धीमा चल रहे थे और प्रेशर क्रिएट हो रहा था बैटिंग के ऊपर। कंसिडरिंग कि हैदराबाद के पास अच्छे गेंदबाज थे डेथ में, चाहे वो भूवी हो, नटराजन हो, आसान नहीं होने वाला था चेस। लेकिन पूरन की इस इनिंग्स ने एक तरीके से एक तरफा ही मैच कर दिया है और आप देखो अभी 4 बॉल बाकी थे, बड़े आराम से मैच जीत गए हैं और 3 ही विकेट गिरे थे। और सबसे अच्छी चीज़ जो लगी इस बार लखनऊ की बैटिंग से, कि जो मैं अभी इनिशियली बोल रहा था कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ गोल जो करना होता है, कि कभी आप दीपक हुड्डा को भेज देते हो ऊपर, कभी आयुष बडोनी को ऊपर भेज देते हो, कृणाल पंड्या स्टोइनिस और पूरन से ऊपर आ रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रेरक मंकड़ को नंबर 3 पे भेजा था, वो एक उन्होंने मतलब अच्छा कॉल कहें या एक गैम्बल था वो ज़रूर लिया था, लेकिन वो चल गया है। बट स्टोइनिस 4 पे आए हैं, पूरन 5 पे आए हैं, जो कि ठीक है। इसके बाद आप देखो कृणाल पंड्या थे को, तो अभी भी बैटिंग बची हुई थी। अगर बॉलिंग की बात करें हैदराबाद की, तो उसमें देखो कि बहुत से ऑप्शन का इन्होंने भी इस्तेमाल किया है। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 30 रन दिए हैं, अच्छा स्पेल है बट विकेट नहीं लिया है। और कहीं ना कहीं जब आप नए बॉल से डाल रहे होते हो तो इम्पोर्टेंट होता है कि विकेट लेके दो, बट वो भूवी नहीं कर पाए हैं। फजल हक फारूकी को 3.2 ओवर में 32 रन पड़े हैं और इनका भी मतलब हैदराबाद का भी आप देखो थोड़ा सा अनसेटल टीम है, कभी मार्को यानसन खेलते हैं तो कभी फजल हक फारूकी खिलाते हैं, कभी आदिल रशीद इनिशियली खिलाए थे, बीच में जो क्या नाम है उनका, जो स्पिनर अकील होशन वेस्ट इंडीज़ के, उनको खिलाया था। तो इनका जो चौथा ओवरसीज़ प्लेयर कभी सेट नहीं रहा है। मैक्रम लगातार खेले हैं, हैरी ब्रुक को खिला रहे थे इनिशियली, बट अभी ग्लेन फिलिप्स खेल रहे हैं, क्लासन वाज ऑलवेज देयर। बाकी जो चौथा ओवरसीज़ है उसको लेके बार बार ये कंफ्यूज हैं और उसमें आप देखो फजल हक फारूकी को जो इनसे स्टार्ट करवाया था उनको दोबारा लेके आए हैं, बट रिजल्ट नहीं है। ग्लेन फिलिप्स 2 ओवर किए हैं, 10 रन दे के 1 आउट किया है, वो काइल मेयर्स को आउट किया था। तो पार्ट टाइमर है, थोड़ा सा उनको यूज़ कर दिया था इनिशियल में, जो कि अच्छा काम कर गए थे। 3 नटराजन, 4 में 31 पड़े हैं और 0 विकेट हैं। तो यही देख सकते हो जो तीनों ही उनके पेसर थे, बहुत ज़्यादा पिटाई ज़रूर नहीं हुई है लेकिन विकेट लेस रहे हैं, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ना ही इनिशियली विकेट ले पाए ना ही डेथ पे। और जो तीनों ही विकेट मिले हैं वो स्पिनरों को मिले हैं और उसमें से भी आप देखो कि 2 पार्ट टाइमर थे। बाकी मयंक मार्कंडे को 3 में 39 पड़े हैं और 1 विकेट ज़रूर उन्होंने लिया है। और जो सबसे ख़राब बॉलिंग की है वो है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 3 ओवर में 42 रन दे के 1 विकेट लिया है, 14 का उनका इकॉनमी। और वही बात कर रहा था आई गेस, और जो उनकी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जो 5 छक्के की और 31 रन की, आई थिंक 5 ओवर में 69 रन चाहिए थे एक वक्त पे, और आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि 5 ओवर में 69 यानी कि 14 के करीब इकॉनमी चाहिए थी। वहाँ पे एक ओवर वो स्टोइनिस और प्रेरक मंकड़ बैटिंग कर रहे थे और अभिषेक शर्मा को देते हैं। उससे पहले अभिषेक शर्मा का स्पेल बढ़िया जा रहा था,
अच्छी बॉलिंग कर रहे थे पार्ट टाइमर के हिसाब से। उन्होंने जो 4 ओवर थे, 2 ओवर ग्लेन फिलिप्स से, 2 ओवर अभिषेक शर्मा से निकाल लिए थे। उसमें एक विकेट भी मिल गया था जो ग्लेन फिलिप्स लिया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने गैम्बल एक लिया, मयंक मार्कंडे, जिनका अभी एक ओवर बाकी था अपने स्पेल में। हालांकि उनकी पिटाई ज़रूर हुई थी, लेकिन मयंक मार्कंडे जैसा कहा कि प्रीमियर स्पिनर रहे और सबसे शायद बेहतर गेंदबाज रहे हैं हैदराबाद के लिए, उनको बॉलिंग ना करा के अभिषेक शर्मा से गैम्बल लिया और उस ओवर में 5 छक्के पड़े उनको। एक विकेट स्टोइनिस को ज़रूर आउट किया, लेकिन 5 छक्के उनको, 1-2 स्टोइनिस मार के गए हैं और बाद में आके 3 निकोलस पूरन ने भी मार दिए और एक वाइड का भी रन था। तो कुल 31 रन उस ओवर से आगे और फिर बच्चे रह गए और 38 रन 4 ओवर में। उसके बाद जैसे देखा कि आसान से रन चेज हो गया है। तो मतलब मैं भी, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियोस में जब हैदराबाद की टीम हार रही थी, मैंने भी कहा था कि अभिषेक शर्मा को आप यूज़ कर सकते हो एज ए बॉलर, और इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से वो यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। एक ओवर दिखाता है कि उनको बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई, लेकिन ये कभी भी साबित नहीं करता है कि ख़राब गेंदबाज है। एक विकेट उन्होंने छक्के पड़े, लेकिन फिर भी स्टोइनिस को आउट किया है। वो बाहर की बॉल थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कर पाए स्टोइनिस, वहाँ पे आउट हुए थे। तो ये तरीका होता है जो कप्तान होता है कि अपने जो पार्ट टाइमर्स है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना। तो जहाँ पे 2 सेट बैट्समैन खड़े हैं, उसके बाद निकोलस पूरन आपको आना है, कृणाल पांड्या को आना है, आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि आपका एक थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है, पार्ट टाइम गेंदबाज है, उसे यूज़ नहीं करते हो। आप अपना जो प्रीमियर स्पिनर है मार्कंडे को देते, भले ही वो 2 छक्के खा जाता, हो सकता है कि वो 2 आउट भी कर जाता, बट यहीं पर गलती हुई एडन मार्करम से और उसी वजह से आप देखो कि बहुत ज़्यादा एक वो जो मैच एक तरह से कंट्रोल में था वो एकदम से हाथ से स्लिप कर गया। मतलब ठीक है, अभिषेक शर्मा की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगी, लेकिन उसमें आप कप्तान को भी अब उतना ही आप इन्वॉल्व करिए, क्योंकि जो पार्ट टाइमर का काम था उन्होंने पहले 4 ओवर में आपके कर दिए थे, उन्होंने एक विकेट भी आपको ले दे दिया था। तो आपको अपनी जो मेन गेंदबाज है उनसे बॉलिंग करानी चाहिए थी, बट वहाँ पे आप गलती कर गए। और अभिषेक शर्मा वो तो देखो कोशिश कर सकते थे, कोशिश कर ली, लेकिन सामने जब स्टोइनिस और पूरे जैसे पावर हिटर हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तो वो एक जो कॉल है वो मार्करम और एसआरएच को भारी पड़ गया और एक तरीके से उनकी जो प्लेऑफ की एक तरीके से सपना था उस पर एक तरह से पानी फिर गया है। बाकी अगर देखो प्रेरक मंकड़ की ज़बरदस्त बैटिंग के लिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, लेकिन जो जैसा कहा कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है वो निकोलस पूरन की वो इनिंग्स ने, तो मैच का रुख एकदम से पलट के रख दिया। जब तक स्टोइनिस आउट हुए थे तब तक मैच जो कि वो इवन स्टीवन था, दोनों तरफ था, लेकिन वंस निकोलस पूरन आए उन्होंने एकदम से वो मैच जो कि वो शिफ्ट कर दिया लखनऊ के तरफ। और इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बीच वो जो नेट बॉल्स फेंके गए फैंस के द्वारा, जो नो बॉल्स एक तरीके से कंट्रोवर्सी हुई, उस सब के बीच लखनऊ ने 2 पॉइंट से उसे अर्जित कर दिया। और अभी भी उनका जो खुद का एक तरीके से फेथ है वो उनके साथ है, क्योंकि 17 तक मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। अगले 2 मैचेस में उनको मुंबई और कोलकाता से खेलना है और दोनों जीतते हैं तो फिर हो सकता है कि नॉट जस्ट की टॉप 4 में जाए बल्कि टॉप 2 फिनिश भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आगे का सफ़र हैदराबाद के लिए ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। 3 मैचेस बचे हुए हैं, तीनों जीत गए तब भी शायद एक तरह से नेट रन रेट की वजह से बाहर हो सकते हैं, और मतलब 14 पॉइंट पर अगर क्वालिफिकेशन होता है तब भी शायद क्वालिफाई ना कर पाएँ। तो देखते हैं कि आगे किस तरह से खेलते हैं, हो सकता है 1-2 टीम का गेम बिगाड़ के चले जाए। तो खैर अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी सेकंड चैनल जो मेरा क्रिकेट विद शुभेंदु ओडिया पे कंटेंट है उसे भी जाके सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे उस दिल्ली और पंजाब के मैच के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।